स्वागत है आप लोग का बेहकूमत क्लास में। आज हम लोग इनकम टैक्स में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सैलरी का, जो मुझे लगता है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर 19-20 का है। ओके, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसका जो है असेसमेंट ईयर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उस हिसाब से बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमान एक्स के वेतन मद के तहत कुछ उनके जो है योग आय दिए हुए हैं, जैसे कि वेतन दिया हुआ है 60,000 प्रति माह। ठीक है, डीएनएस अलाउंस 10,000 प्रति माह दिया हुआ है। मनोरंजन भत्ता दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की नियुक्ति, वही बात है कि प्रोविडेंट फंड में कुछ जो है एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो चीज़ है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड में जो है इंटरेस्ट मिल रहा है वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शहर वही सिटी अलाउंस मिल रहा है। ओके, चिकित्सा भत्ता मिल रहा है। ठीक है, एक गाड़ी प्रदान की जा रही है, जो कि एक बड़ी गाड़ी प्रदान की जाए, यानी परक्यूजिट मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन का है कि भाई एक घर दिया जा रहा है, जहाँ पर ऐसे जगह दिया जा रहा है जहाँ 12 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन 12 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, घर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जब घर दे रही है यानी कि परक्यूजिट है, रेंट फ्री एकोमोडेशन करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना का दिया जा रहा है सर? 90,000 दिया जा रहा है और 2,000 रुपये पर माह इससे लिया भी जा रहा है। यानी अगर कंपनी आपको घर दे रही है ना, तो बोलती है कि 2,000 रुपया पर मंथ हमको क्या देना है? किराया। क्या देना है? किराया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, टैक्सेबल इनकम निकालना है। ठीक है, देखिए सैलरी दिया हुआ है कितना? 60,000 पर मंथ। डीए दिया हुआ है, डीएनएस अलाउंस। ठीक है, देखो डीए के बाद कुछ नहीं दिया है, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, ये सब नहीं दिया। यानी कि ये क्या है? डीए, कंप्लीट डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आया? इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? टैक्सेबल होता है, ऑब्वियस सी बात है। एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। देखो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना? 88,800। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन हुआ? मालिक। आपका मालिक जो है प्रोविडेंट फंड में इतना रुपये कंट्रीब्यूट करता है और आप कंट्रीब्यूट करते हो 88,800, आप भी उतना ही करते हो। ठीक है, यानी मालिक भी कर रहा है और आप भी कर रहे हो। यानी कि मिस्टर एक्स, एक बार समझ लो आप अपने बारे में बात कर रहे हो, मिस्टर एक्स समझ लो आप ही हो, कि अपने ऊपर लेके बनाने में ज़्यादा सही बनता है। तो मेरे को एक बात बताओ, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो ना? मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ में जब कंट्रीब्यूशन होता है तो 12% सैलरी का एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको लिखेंगे और इसमें घटा देंगे 12% सैलरी, तो 12% सैलरी का जो वो डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब सैलरी में क्या क्या आता है वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। खुद जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता है भाई। क्यों पता है? जब हम खुद अब पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख रुपया 80C में। कहाँ मिलता है? 80C में, उसका चैप्टर अंडर 6C में वो डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो भूल ही जाओ, बचेगा ये तो अपन देखेंगे। बस इसमें यही रखो, जब मालिक जो है पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो 12% तक एग्जेम्प्ट है, 12% सैलरी का। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते, बोलता है इंटरेस्ट जो है वो 10% है पीएफ में, अमाउंट टू 50 है। ठीक है, तो इंटरेस्ट 10% जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है भाई, 9.5% तो एग्जेम्प्ट है। क्या बोलती पब्लिक? इंटरेस्ट की जब बात आएगी 9.5% कंट्रीब्यूशन का, नॉट अ सैलरी, इट्स अ कंट्रीब्यूशन, इट्स अ कंट्रीब्यूशन, दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको 50,000 मिला है, तो भैया 50,000 मिला है, 10% पे अपन को 9.5% कंट्रीब्यूशन का एग्जेम्प्ट है, यानी कि 0.5% टैक्सेबल होगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यानी कि इंटरेस्ट इसने 10% का है, तो 10% इंटरेस्ट इनकम नहीं अपन माने जाएंगे, अपन का इनकम सिर्फ 0.5% होगा, क्योंकि 9.5% जो है वो एग्जेम्प्ट है। समझ में आया? समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये अलाउंस है जो कि टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस 1200 पर मंथ टैक्सेबल हुआ। अच्छा, कार दिया जा रहा है, वही पर क्यूजिट हुआ कि भाई मालिक जो हमें कार दे रहा है, ऑफिस आओ जाओ, घर में यूज करो, जो करना है करो, उसके लिए वो हमें
कार दे रहा है, ठीक है। और जितना भी कार का खर्चा होगा, कार का खर्चा वही मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, पेट्रोल का खर्चा हो सकता है, डीजल का खर्चा हो सकता है, तो भाई वो कौन बियर करेगा? वो मालिक ही बियर करेगा। तो इसके लिए भी अपन निकालेंगे, सीखेंगे अपन, टेंशन मत लो। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा तुरंत। रेंट फ्री एकोमोडेशन का ये क्वेश्चन है जिसमें अनफर्निश्ड हाउस, समझ में, अनफर्निश्ड हाउस में बताया था ना, अनफर्निश और फर्निश रहेगा। अगर फर्नीचर नीचे भी लगा के दे रहा है तो उसका 10%, जो भी फर्नीचर का कॉस्ट है 10% हो जाएगा। और अगर अनफर्निश है तो क्या बोलती पब्लिक? 25 लाख से ज़्यादा, यानी 10 लाख से ऊपर और 25 लाख तक, 25 लाख से ऊपर है, 10 लाख से कम है। तो इस तरीके से हमने पॉपुलेशन के बारे में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है? 12 लाख है, यानी 12 लाख पॉपुलेशन है, तो उसके लिए जो प्रोविज़न होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉइज से जो, यानी आपसे जो है 2,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, तो जो आप जो पैसा दे रहे हो वो तो घटा लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं क्यों करा रहा हूँ मैं बताता हूँ। इस पॉइंट की वजह से ये वाला पॉइंट, ये कार वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसी की वजह से मैं करा रहा हूँ। और सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत हुआ? नहीं तो ऊपर में लिख देना, मैंने लिखा नहीं। इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी होगा आपका एग्जाम में जो असेसमेंट ईयर आएगा। एक तरह से फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है सैलरी का, ठीक है। तो अब हमने जैसे सीखा है कि पहले सैलरी लिखेंगे, लिखा था 60,000 पर मंथ, तो हमने 60,000 को 12 से गुना करके इतना लिख दिया, समझ में आया? ये से फिर अपन का आता है DA, ऑब्वियस सी बात, लिखा था 10,000 पर मंथ, तो 10,000 को 12 से गुना कर दिया तो आ गया 1,20,000, ठीक है। फिर लिखा हुआ था इंटरटेनमेंट, जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे, हम लाइन वाइज चल रहा है अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अपन को लिखा था इंटरटेनमेंट अलाउंस, कितना दिया था? 10,000 गुने 12, देखो दिखाते हुए चलता हूँ। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 1,000, तो 1,000 गुने 12 कितना होगा? 12,000 रुपया। आ जाओ बाजा, क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना, ताकि अब क्वेश्चन आपके पास और आंसर में दिखाते जाऊँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैच करो। फिर बोलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एक बार छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इसको भी एक बार छोड़ो, देखेंगे, वर्किंग नोट मैंने बना रखा है। CT कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ठीक है, उसके लिए अलाउंस दिया जा रहा है कितना? 500 पर मंथ था, तो 500 गुने 12 करके 6,000 लिख दिया, ये भी क्लियर हो गया। मेडिकल अलाउंस लिखा हुआ था 1200 पर मंथ, तो 1200 को 12 से गुना कर दिया तो 14,400 हो गया, समझ में आया? ठीक है। अब बाकी के वर्किंग नोट हैं, ये वर्किंग नोट और ये वर्किंग नोट। तो पहले अपन देखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू RPF, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करो। बोलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 88,800, हिज ओन कंट्रीब्यूशन वाइज ना, खुद जो कंट्रीब्यूट किया उसको वैल्यू मत दो, क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे नोट लिख देना कि इसका डायरेक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C में, ठीक है, सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C में डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये जो एम्प्लॉयर, जो मालिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें जो है 12% सैलरी तो एग्जेम्प्ट है। तो आओ देखते हैं सॉल्यूशन, एकदम अच्छी तरीके से मैंने बनाया है, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेहनत की है तो इसी पे लाइक बनाओ या लाइक दो। देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है RPF में तो वो 12% सैलरी तो एग्जेम्प्ट है भाई, इंक्लूड ही नहीं होता ना। 12% ऑफ व्हाट? सैलरी। तो सैलरी तो लिखेंगे कैसे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। तो मालिक जो हमारे मालिक हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है? क्वेश्चन में दिया था 88,800, हमने उतना लिख दिया। उसमें अगर मैं बोलूँ कि भाई इतना रुपया इसने कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें से एग्जेम्प्ट अगर घटा दे, मैं बोल रहा हूँ कि 12% सैलरी क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो भाई एग्जेम्प्ट घटा दो ना, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो एग्जेम्प्ट निकालने पड़ता है कि 12% सैलरी। तो सर सैलरी का मतलब क्या होता है? यहाँ सैलरी का डिफाइन इन केस ऑफ RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस DA। DA कौन सा? जो इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो। यहाँ तो डायरेक्ट DA लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं कि 80% एम्प्लॉयमेंट में है, 60% एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं, तो उसको वैल्यू नहीं देने का है। और फिक्स कमीशन, और कमीशन के बारे
बारे में कुछ दिया, वो कौन सा कमीशन, जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यानी एक टर्नओवर का परसेंटेज। यहाँ तो कुछ दिया नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक सैलरी दिया है, डीए दिया है, लेकिन इट्स नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट, समझ में आया। इसलिए डायरेक्ट डीए दिया हुआ, इसलिए उसको नहीं लेंगे, तो बेसिक सैलरी को ही सैलरी मान लिया जाएगा। तो सर बेसिक सैलरी कितना है, आओ, बेसिक सैलरी है 7,20,000, तो 7,20,000 का 12% निकालो, कितना होगा सर, 12% निकालने पाएगा 86,400, तो उतना एग्जेम्प्ट है, तो बाकी 88,800 में 86,400 घटाओगे तो कितना बचेगा सर 2400 रुपया बचेगा, यानी ये 2400 रुपया टैक्सेबल है भाई, 2400 रुपया टैक्सेबल है, समझ में आया, नोट कर लेना। ये देखो 2400 रुपया लिख दिया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट का क्या मसला है, बोलता है 10% इंटरेस्ट जो है मिल रहा है आरपीएफ में मिला है, अमाउंट टू 50 है, यानी कि भैया हमको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर हमको 10% मिल रहा है तो मेरा 10% इनकम नहीं है भाई, मेरा इनकम माना जाएगा 9.5% जो है टैक्सेबल हो जाता है। 9.5% इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है, सॉरी एग्जेम्प्ट है, तो बाकी टैक्सेबल कितना है, ये 10% मिल रहा है, मैं बोलता हूँ भाई 9.5% जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो यानी 10% का में से 9.5% को घटा दो ना भाई, तो जो बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो 12% टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, और जब इंटरेस्ट जब मिलता है तो 9.5% एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में लाइन देगा ये दोनों भाई, सैलरी का क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट घुसाएगा। तो ठीक है, ये कितना है 50,000 है। आओ देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखो, तो भाई प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% ऑफ व्हाट कंट्रीब्यूशन, ऊपर सैलरी था, ये कंट्रीब्यूशन है, सैलरी और कंट्रीब्यूशन में अंतर होता है, एक बार ध्यान रखना। इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी, मतलब वो एग्जेम्प्ट है भाई, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी, सैलरी में इसको इनकम नहीं माना जाएगा। तो भैया अपन को क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट ऑन पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 रुपया, तो अपने को एग्जेम करने का है, ठीक है। तो एग्जेम कितना करेंगे, 9.5% ऑफ व्हाट कंट्रीब्यूशन। तो भाई कंट्रीब्यूशन तो सर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, अरे दिया है भाई, निकालना पड़ता है। ये 50,000 है ना, इसको 10% से डिवाइड करो, ये जो 10% ऑब्वियस सी बात है, ये 50,000 10% पे मिला है ना। अबे 50,000 इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट, तो भाई कितना रुपया होगा जिसमें से इसने 50,000 को निकाल लिया, तो हमने इसको 10% से डिवाइड किया, 10% से, तो ये 5 लाख आ गया। 5 लाख का 10% क्या होता है 50,000। तो अपन दिमाग को खेलो, समझो दिमाग से खेल रहा है क्वेश्चन हमारे। बच्चा सोचेगा कंट्रीब्यूशन दिया नहीं, तो कंट्रीब्यूशन निकालना भाई, ये इंटरेस्ट है, इट्स नॉट अ कंट्रीब्यूशन। 50,000 इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन, तो ये 50,000 क्या है, इंटरेस्ट, 50,000 इंटरेस्ट है। तो भैया ये इंटरेस्ट 10% बोलता है दिए हैं, लेकिन भैया 9.5% ऑफ व्हाट कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। तो अपन क्या करेंगे, इस 50,000 को 10% से डिवाइड करेंगे, तो अपन के पास आएगा 5 लाख, यानी ये 5 लाख कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस 5 लाख से ही तो 10% ये हो गया, 5 लाख का 10% 50,000 हुआ, 10% मिला है, तो अभी 5 लाख का 9.5% क्या होगा, 5 लाख का 9.5% इतना आया, घटा दिए, तो बाकी जो बचा वो टैक्सेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताया ना भाई 10% जो है वो मिल रहा है, तो भाई 9.5% एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है 0.5%, तो 50,000 का 0.5% निकाल ले, 2500 आएगा। बोल, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, याद कर लो भाई, याद कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो 9.5% कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। समझ में आया, तो 2500 आ गया, तो इसका ये 0.5% से गुना कर लो ना, आ जाएगा 2500। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि 0.5% ही क्या है टैक्सेबल है, क्योंकि वही तो अपना टैक्सेबल है, एग्जाम तो 9.5% हो गया ना। समझ में आ गया ना, ये सर अब तो आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो 2500 रुपया आ गया, ये देखो, ये देखो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आ जाओ कार, ठीक है, कार। अब भाई कार जो है वो परक्यूजित है, मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे जो मालिक हैं कंपनी के, उन्होंने बोला भाई तू आता जाता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, ले कार ले, मेरा कार ले जा, ठीक है, मज़ा कर, ऑफिशियल यूज के लिए भी यूज कर और पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर। और इसका जो खर्चा होगा ना, पेट्रोल का, डीजल का, उसका मेंटेनेंस का, मैं खुद भुगतूंगा भाई, तेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब कि मालिक ही खर्चा भुगतेगा, ठीक है। बियर करेगा, बियर,
तो अब कार कैसा है सर, लार्ज कार है, बड़ी कार दिया है क्या सर, बहुत बड़ा। अरे भाई बड़ा कार नहीं दिया है भाई, मैं बताता हूँ आपको, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आओ देखते हैं। मालिक ने बोला कि भाई तू आता जाता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, क्या कि भाई टेम्पो वेम्पो पकड़ के आता है, बस से आता है, तो मेरा कार लेके जा, ठीक है, मज़ा कर, बस टाइम पे आ तू। तो सर लार्ज कार का मतलब क्या होता है, स्मॉल कार का क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट समझो भाई, जिसमें क्यूबिक कैपेसिटी जिसमें 1.6 लीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिस कार में 1.6 लीटर से उसकी जो कैपेसिटी है डीजल की भाई, तो वो कम होती है ना, तो उसको कहते हैं स्मॉल कार। और जिसमें 1.6 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, लार्ज कार। समझ में आया, ये मत समझना कि बहुत बड़ी गाड़ी दे दी भाई, समझ में आया सर। तो स्मॉल कार और लार्ज कार में सर परक्यूजिट कहते हैं, ठीक है। ये परक्यूजिट हुआ, ऑब्वियस सी बात है, आपको घर दे दिया तो रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट है, आपको कार दे दी तो वही परक्यूजिट है, ठीक है। कभी कभी तो भाई कंपनी वाले लैपटॉप भी देते हैं भाई, ठीक है। तो लैपटॉप देते हैं ना कि भाई ऑफिस के लिए यूज कर, घर ले जा, मजा कर, आपके बच्चे चलाते हैं उस लैपटॉप को, तो भाई वो जो है एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में देता दिया नहीं है, बट देता है, कंपनी वाले लैपटॉप देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो हाँ, तो स्मॉल कार में क्या होता है, 1800 पर मंथ, क्या समझे, 1800 रुपया पर मंथ सीधे। और लार्ज कार में 24 रुपये पर मंथ, मतलब 24 गुने 12। अगर मान लो कंपनी वाले तो आप पे ज़्यादा मेहरबान हो गए, आपको एक ड्राइवर भी दे रहे हैं, मतलब ड्राइवर को चौफर कहा जाता है, तो अगर स्मॉल कार है ना तो 1800 पर मंथ निकालना और फिर 900 पर मंथ, दोनों को जोड़ देना। अगर लार्ज कार में भी ड्राइवर दे रहे हैं तो निकालना 2400 पर मंथ प्लस 900 प्लस 900 रुपया पर मंथ ड्राइवर का खर्चा है, तो ठीक है। तो अगर ड्राइवर दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ड्राइवर तो दिया नहीं है, सीधे बोलता है भाई लार्ज कार दे रहा है। तो अगर लार्ज गाड़ी दे रहा है ना तो 24 रुपये पर मंथ है, तो 2400 गुने 12 कर 28,800 आएगा, लिख दे। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये सर। अगर ड्राइवर देगा तो 900 पर मंथ भी जोड़ देना, ठीक है। आ जाओ, ये देखो 28,800, समझ में आ गया, यस सर। अब सर बचता है रेंट फ्री एकोमोडेशन लास्ट, ठीक है, आ जाओ। ही इज प्रोवाइडेड अनफर्निश हाउस। अनफर्निश हाउस का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात, आप भाई अपने गांव से कम शहर में गए हो काम करने के लिए, आपको घर तो मिल नहीं रहा है, तो एम्प्लॉयर ने बोला भाई मैं घर दे देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, आपके मालिक ने बोला जा मजा कर घर ले ले। लेकिन उस घर में फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं लगा दिया उसने, ये नहीं कि उसमें आपको टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, फर्नीचर लगा दिया, ये सब नहीं कुछ किया। तो भाई नहीं किया, एसी लगा दिया, ये सब कुछ नहीं किया, वो बस खाली पड़ा है घर, अपना समझ उसमें तुझे क्या लगाना है नहीं लगाना है। और कभी कभी क्या करता है एम्प्लॉयर, भाई खुश हो जाता है आप पे, तो वो फर्निश दे देता है आपको, फर्नीचर वर्नीचर लगा के दे देता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं इसमें। अच्छा, और जहाँ पर दिया है ना वहाँ पॉपुलेशन 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख है वहाँ का पॉपुलेशन। फेयर रेंट 9,000, ठीक है। एम्प्लॉय यानी मालिक आपको बोलता है भाई फ्री में मत रह, 2,000 पर महीना मुझे देना, 2,000 रेंट दे देना मेरे को, 2,000 रुपया मेरे को रेंट चाहिए। हमने बोला ठीक है, रेंट चाहिए तो ले लेना। आ जाओ, ये देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। जब एकोमोडेशन देता है कौन, एम्प्लॉयर यानी कि हमारा मालिक। दो प्रकार के एकोमोडेशन होते हैं सर, एक होता है अनफर्निश, एक होता है फर्निश, समझ में आ रहा है। अगर अनफर्निश की बात करें तो अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है 15% सैलरी, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है 25 लाख से कम है तो 10% सैलरी, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% सैलरी का। तो यहाँ पर हम कहाँ रह रहे हैं, 12 लाख है, तो 12 लाख कहाँ आएगा, अरे साहब 10 लाख से ज़्यादा है 25 लाख से कम है तो 10% सैलरी होगा ना, यस सर, ठीक है। और अगर हमने कुछ पे किया है, रेंट पे बाय एम्प्लॉय, अगर मैंने, ऑब्वियस सी बात है 2,000 रुपया मुझे भरना पड़ेगा भाई, तो वो घटा दूंगा ना, वो तो मैं पैसा दे रहा हूँ तेरे को, तो वो मेरे इनकम नहीं है ना, तो उसको मैं कहीं छोड़ूंगा, वो तो घटाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मालिक जो है फर्नीचर लगा दे रहा है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि अगर 2 लाख का फर्नीचर है तो 2 लाख का 10% 20 से होता है। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बिकॉज सिर्फ अनफर्निश्ड है, समझ में आया। तो सर मेरे को ये बताओ सैलरी कहाँ से लाओगे, सैलरी कैसे निकलता है, तो सैलरी निकालने का फॉर्मूला है भाई, सैलरी में आता है बेसिक पे, जो भी टैक्सेबल अलाउंस होगा वो, बोनस, कमीशन,
और डीए आता है लेकिन वो डीए आता है, डियरनेस अलाउंस कब आएगा, जब वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट होगा। बट अगर इस केस में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट नहीं है तो वो नहीं आएगा। क्या क्या चीज़ नहीं आता है, डीए नहीं आता है अगर वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न नहीं है, पीएफ नहीं आता है, प्रोविडेंट फंड नहीं आता है, एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं आता, परक्यूजिट नहीं आता है, ये नहीं कि कार को जोड़ देना भाई, कार या इसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं आता है, एचआरए वीआरएस भी नहीं आता है। तो सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, सिर्फ इतना ही चीज़ आता है। और डीए आता है लेकिन रिटर्न बेनिफिट वाला आता है। समझ में आया? आ जाओ, आओ, ये देखो अपन ने लिखा अनफर्निश, तो 10% सैलरी क्यों लिया, क्योंकि 12 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 25 लाख से कम है तो 10% हो जाएगा। और कुछ एम्प्लॉई ने पे कर दिया तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सैलरी कैसे निकालेंगे, ये देखो, बेसिक पे, इंटरटेनमेंट अलाउंस CCA मतलब सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस क्वेश्चन में दिया था भाई, और ये है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। सबको जोड़े सैलरी आ गया, ठीक है, सैलरी आ गया। तो ये सैलरी का 10% निकालो, कितना आएगा, ये सर निकाल लिया। और 2000 पर मंथ, यानी 2000 पर मंथ मतलब 2000 गुने 12, तो 24,000 लिख दिए। तो जब घटाओगे तो बाकी का क्या होगा, टैक्सेबल 51,240। ये देखो 51,240। सैलरी जब अपन निकाले तो अपन ने क्या क्या लिया पता है ना, ये लिया सिटी कॉम्पनसेटरी और मेडिकल अलाउंस, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा, ग्रॉस सैलरी आ गया, तो उसमें डिडक्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो बाकी जो बचा हुआ है टैक्सेबल सैलरी। VVI क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेना, ठीक है। और हिंदी में भी बता ही दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन आई थिंक, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।